अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। लेकिन नॉवल का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। और अगर आपको नॉवल सुनने के बाद या वीडियो देखने के बाद नॉवल आपको पसंद आता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो फिर उसके बाद आप मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने राय का इज़हार भी किया करें, कमेंट में बताया करें आपको नॉवल कैसा लग रहा है, कौन-सा करैक्टर कैसा है, कौन-सा करैक्टर अच्छा रोल प्ले कर रहा है, या ये भी आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट नॉवल कौन-सा होना चाहिए। और आप मुझे साथ-साथ ये भी बताइए कि आप कौन से सिटी से, कौन से कंट्री में बैठे आप ये नॉवल रीड कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और इस नॉवल को एन्जॉय कर रहे हैं। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है अंतुल हयात और ये है अंतुल हयात का सीज़न नंबर 2 और आज है इस नॉवल की सेकंड एपिसोड। आई थिंक सेकंड ही बनती है शायद। चलें बहरहाल वो बाद में देख लेंगे, वो फिर मैं उसके ऊपर थंबनेल के ऊपर जो है इसको ऐड कर दूँगी जो भी एपिसोड बनेगी। तो हम आगाज़ करते हैं नॉवल का। नॉवल हमने स्टॉप किया था यहाँ पे 2212 पेज नंबर था जी। ये एसी की फुल स्पीड थी, फिर भी मुस्तफ़ा को घबराहट महसूस हो रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। महर की रोई सुर्ख आंखें उसे बेकरार कर रही थी, पर मुस्तफ़ा खानज़ादा अब अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता था। वो चाहता था महर को अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो। मुस्तफ़ा खानज़ादा के असली बाप की तरह शर्मनाक नहीं। महर कितनी ही देर दरवाजे को तकती हिचकियाँ लेती रही, फिर हारे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। फिर हारे हुए कदमों के साथ अपने कमरे को चल पड़ी। रो रो कर उसे सर में टीसें उठती महसूस होने लगी। वो कमरे में आकर बेड पर गिरी और हिचकियों से पागलों की तरह रोने लगी। हारब मुझे अरूप कुछ अच्छी नहीं लगी। हारिब और किरण इस वक्त छत पर बैठे चाय पी रहे थे। जब किरण ने अपने दिल की बात हारिब से कही तो हारिब ने चौंक कर किरण की तरफ देखा। क्या मतलब, तुम्हें वो अच्छी नहीं लगी? हारिब ने ना समझी थे किरण की तरफ देखा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज अरूप के पांव पर चोट नहीं आई थी, वो गिरी नहीं थी। उसने बहाना किया था, ना ही उसकी तबीयत खराब थी। उसने यूनिवर्सिटी जाने से जानबूझकर इनकार किया। किरण ने जो महसूस किया उसने उसको बता दिया। ये तुम क्या कह रही हो किरण? ऐसा कुछ नहीं है, तुमने देखा नहीं वो दर्द से कितना तड़प रही थी। हारब का इशारा अरूप के पांव की तरफ था। नहीं हारब, आप वो नहीं देख रहे जो मैं देख रही हूँ, किरण ने संजीदगी से कहा। मैं क्या नहीं देख रहा जो तुम देख रही हो? हारब का लहजा भी संजीदा हुआ। हारब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अरूप आप में इंटरेस्टेड है? किरण ने डरते डरते दिल की बात कही तो हारब के माथे पर बल पड़े। क्या हो गया है किरण, कैसी बातें कर रही हो? उसे किरण की बात अच्छी तो नहीं लगी थी लेकिन वो कंट्रोल कर गया था। हारिब, आप खुद सोचे ना, पहले वो अच्छी भली यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बताया कि मैं आपकी मंगेतर हूँ तो उसकी तबीयत खराब हो गई। आपने उसे हवेली छोड़ने की बात की तो उसने सोचा कि मैं और आप अकेले गांव की सैर करेंगे, साथ ही उसकी तबीयत भी ठीक हो गई। हम अकेले वक्त गुजार रहे थे तो इसने जानबूझकर पाँव के दर्द का बहाना बना दिया। किरण एक एक बात हारिब के आगे रख रही थी। तुम गलत सोच रही हो किरण, वह बस थोड़ी सी जज्बाती है और शरारती भी, पर जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हारिब को वाकई किरण की बातें बुरी लग रही थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने जो नोटिस किया वो आपसे कह दिया और मैं आपसे फिर भी यही कहूंगी कि वो आप में इंटरेस्टेड है। किरण अपनी बात पर कायम रही तो हारिब ने गहरा सांस लिया। चलो सोने चलते हैं, सुबह जल्दी उठना है, हारिब ने खड़े होते कहा तो किरण भी सर हिलाकर खड़ी हो गई। हारिब अरूब के मुतालिक ऐसा सोच भी नहीं सकता था क्योंकि वो जानता था कि अरूब उससे चिढ़ खाती है और उससे नफरत भी करती है। फिर वो कैसे हारिब में इंटरेस्टेड हो सकती थी? उसने सोचा कि किरण कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इसलिए उसने किरण की बातों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। पर यह तो कल का सूरज हारिब को बताने वाला था कि किरण ने जो महसूस किया वो सच है या झूठ। रात को बहरोज खानजादा ने रात को बहरोज खानजादा सोने के लिए लेटा तो आज के दिन की अपनी हरकतें सोच
कर ही खुद ही हंस पड़ा। कैसे आज वो इबादत को तंग कर रहा था। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की मुझसे। सोचता हूँ उसके करीब नहीं जाना, फिर उसके करीब चला जाता हूँ। या तो मुझ पर जादू टोना करती है या कुछ पढ़कर फूंकती है, वरना बहरोज खान दादा यूं ही किसी पर बिला वजह फिदा नहीं होता। बहरोज खान दादा अपने बेड पर चित लेटा इबादत के मुतालिक सोच रहा था। उसका दिल इबादत की तरफ माइल हो रहा था, जिसे वो जादू टोने का नाम दे रहा था। कहीं ये खाने में तो कुछ मिलाकर नहीं देती मुझे। बहरोज खानजादा उठकर बैठ गया। हाँ, ऐसा ही है, तभी तो हर वक्त किचन में घुसी रहती है। बहरोज खानजादा को टेंशन होने लगी। एक काम करता हूँ, उसे रंगे हाथों पकड़ता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। बहरोज खानजादा फैसला करते मुतमईन हो गया। नहीं, इसे अभी और इसी वक्त रंगे हाथों पकड़ता हूँ। बहरोज खानजादा सोचते ही उठ खड़ा हुआ। पाँव में स्लीपर्स पहने फिर वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो रात का 1 बज रहा था। वो मुतमईन होकर कमरे से निकलकर इबादत के कमरे की तरफ चल पड़ा। इबादत बालों का जूड़ा किए, चेहरे पर 2 आवारा लिटें गिराए, शॉर्ट शर्ट के साथ ट्राउजर पहने बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाकर इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी। जब इसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, इबादत ने चौंक कर पहले दरवाजे की तरफ देखा, फिर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। यहाँ घड़ी की सुई 1 बजा रही थी। इस वक्त कौन आ गया? इबादत सोचते उठ खड़ी हुई और पास पड़ा दुपट्टा शानों पर फैलाया। उसने अपने ही ध्यान में कमरे का दरवाजा खोला तो सामने ही बहरोज खानजादा को खड़े देख उसे बेहद हैरत हुई। उसे लगा था मुलाजमा किसी काम से आई होगी, पर बहरोज खानजादा को खड़े देख इबादत को काफी हैरानगी हुई। उसने सवालिया नजरों से बहरोज खानजादा की तरफ देखा। सर में दर्द है, 1 कप चाय मिलेगी? बहरोज खानजादा ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा तो इबादत ने एक आईब्रो उचकाकर बहरोज खानजादा की तरफ देखा। ये काम आप किसी मुलाजमा से करवा ले, मुझे नींद आ रही है। इबादत रूखे लहजे में कहकर दरवाजा बंद करने लगी, पर बहरोज ने दरवाजे पर हाथ रखकर दरवाजा बंद होने से रोका। इबादत ने घूर कर बहरोज खानजादा की तरफ देखा। मुलाजमा सो गई है, प्लीज तुम बना दो। बहरोज खानजादा ने फिर से बेचारी सी सूरत बनाई। आप अरूप से कह दें, वो जाग रही होगी। इबादत तो बहरोज खानदादा के ढीठ बनने पर हैरान हो रही थी। अरूप पढ़ रही होगी, तुम तो फ्री हो, प्लीज बना दो, सर बहुत दर्द कर रहा है। बहरोज खानदादा ने अपना माथा मसलते फुल ड्रामाई एक्टिंग की। इबादत समझ गई वो जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए गहरा सांस लेते वो चाय बनाने के लिए पैर पटकती अपने कमरे से निकल गई। बहरोज खानदादा अपनी हंसी दबाते उसके पीछे चल पड़ा। इबादत प्लीज चाय कमरे में ले आना, मैं तब तक मेडिसिन खा लेता हूँ। बहरोज खानदादा एक और हुक्म देता बिना इबादत का जवाब सुने अपने कमरे में चला गया। इबादत गुस्से से किचन में आई और बर्तन पटकते चाय बनाने लगी। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें चाय पत्ती डाली, चीनी डालने ही लगी थी जब उसे शरारत सूझी। उसने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। ऐसा सर दर्द से आराम आएगा कि दोबारा सर दर्द नहीं होगा। इबादत ने चाय कप में डालते मुस्कुरा कर कहा। बहरोज खान दादा कमरे का दरवाजा खोले ही बेड पर बैठा इबादत का इंतजार कर रहा था। इबादत ने खुला दरवाजा देखकर दरवाजा नॉक किया तो बहरोज खानजादा ने सर उठाकर इबादत की तरफ देखा। प्लीज चाय टेबल पर रख दो। बहरोज खानजादा की एक्टिंग अरूज पर थी। इबादत का दिल क्या यही चाय बहरोज खानजादा इबादत का दिल किया यही चाय बहरोज खानजादा के सर पर अंडेल दे। उसने बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया और कमरे में आया, चाय टेबल पर रखी। तभी बहरोज खानदादा ने मौके का फायदा उठाया और उठकर जल्दी से दरवाजा बंद करके लॉक कर लिया। इबादत चाय रखकर जैसे ही मुड़ी, बहरोज खानदादा तब तक दरवाजा लॉक कर चुका था। इबादत ने घबराकर बहरोज खानदादा की तरफ देखा। ये क्या बदतमीजी है, दरवाजा लॉक क्यों किया? इबादत ने अपनी घबराहट छुपाते कहा। बहरोज खानदादा कदम कदम चलता इबादत की तरफ बढ़ रहा था। इबादत का दिल जोरों शोर से धड़कने लगा। बहरोज चाय बन गई, मैं जाऊं? इबादत ने थूक निकलते कहा और 2 कदम पीछे हुई। चली जाना, पहले बताओ चाय में क्या मिलाया है? बहरोज खान दादा ने इबादत के सर पर पहुंचते उसे गुस्से से घूरा तो इबादत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। या अल्लाह, इन्हें कैसे पता चला मैंने चाय में नमक मिलाया है? इबादत ने घबराकर सोचा। वो जानती थी बहरोज खानदादा गुस्से का तेज है। उसे अब अपनी शामत आती नजर आई। मैंने चाय में कुछ भी तो नहीं। घबराहट में इबादत के मुंह से लफ्ज टूट कर निकले। वो पीछे कदम ले रही थी और बहरोज खानदादा उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। झूठ, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। देखो इबादत, सच बता दो, तुमने चाय में क्या मिलाया है, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। बहरोज खान दादा को इबादत के चेहरे के बदलते रंगों पर हंसी आ रही थी, जिसे वो बड़ी मुश्किल से जब्त कर रहा था। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मुझे इनसे बचाने कौन आएगा?
भाग भी नहीं सकती, कमरा लॉक है। इबादत ने बेबसी से बंद कर दरवाजे की तरफ देखते सोचा, क्या सोच रही हो? इबादत पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी। अब राह फरार नामुमकिन थी। बहरोज़ खानज़ादा ने अपने दोनों हाथ उसके दाएं-बाएं रखते संजीदगी से पूछा। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। बहरोज़ खानज़ादा की कलोन की खुशबू इबादत को अपने हवासों पर सवार होती महसूस होने लगी और इबादत के जिस्म से उठती मैसूर कुन महक से बहरोज़ खानज़ादा को लगा वो बहक जाएगा। कुछ नहीं, मुझे जाने दें प्लीज़। इबादत ने बमुश्किल अपने हवासों में वापस आकर मिनमिनाते कहा। नहीं, पहले बताओ तुम मुझ पर क्या पढ़कर फूंकती हो जो मैं तुम्हारे लिए पागल होने लगा हूँ? बहरोज खानजादा ने मध्यम आवाज पर। इबादत ने झटके से सर उठाकर बेयकीनी से बहरोज खानजादा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में मोहब्बत के शरारे फूट रहे थे। बताओ, कौन सा जादू कहती हो मुझ पर? मेरा दिल तुम्हारे करीब आकर तुम्हें छूने को करता है। ऐसा कौन सा मंत्र फूंकती हो जो तुम्हारे पास आकर मुझे सुकून मिलता है? ऐसा सुकून के दिल करता है हर वक्त मुझे यही सुकून मैसर हो। बहरोज खानजादा बोल रहा था और इबादत शॉक्ड कैफियत में उसे सुन रही थी। आंखों में बेयकीनी भरकर वो बहरोज खानजादा की आंखों में देख रही थी। बोलो ना प्लीज। बहरोज खानजादा जो शेर बनकर इबादत को रंगे हाथों पकड़ने आया था, अब बेबस सा उसके सामने खड़ा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। इबादत को समझ नहीं आ रही थी वो बहरोज खानजादा को क्या जवाब दे। तो फिर मैं क्यों तुम्हारे सामने बेबस हो जाता हूँ? मेरा दिल तुम्हारी तरफ क्यों माइल हो रहा है? बहरोज खानजादा ने जो दोनों हाथ इबादत के दाएं बाएं दीवार पर रखे थे, अब इन्हीं हाथों से उसने इबादत का चेहरा थाम कर कहा। अपने चेहरे पर बहरोज खानजादा के हाथों का लम्स महसूस करते इबादत को अपना आप डूबता महसूस हो रहा था। पर बहरोज खानजादा की बातें उसे बुरी बुरी भी लग रही थी। आप होश में नहीं हैं, सुबह बात करेंगे। इबादत ने गुस्से से कहा। पहले तो बहरोज खानजादा की बातें उसका दिल धड़का रही थी, पर जैसे ही उसके दिल में ख्याल आया कि बहरोज खानजादा समझता है कि मैं इबादत उस पर टोने करती है, इबादत का दिल दुखा था। हाँ, मैं वाकई होश में नहीं हूँ। तुम्हारी खुशबू मुझे बहका रही है। बहरोज खानजादा ने इबादत के माथे पर माथा टिकाकर मदहोश लहजे में कहा तो इबादत की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। बहरोज, थोड़ा दूर होकर बात करें प्लीज। इबादत के खुद हवास सलब हो रहे थे। इबादत, मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगी? बहरोज खानजादा ने इबादत की बात को नजरअंदाज करते गंभीर आवाज में कहा तो इबादत का दिल बुरी तरह कांपा। उसने अपना दुपट्टा दोनों हाथों की मुट्ठियों में भींचकर घबराहट से बहरोज खानजादा की तरफ देखा, जो उसके माथे पर माथा टिकाए आंखें बंद किए खड़ा था। पता नहीं अब बहरोज खानजादा उससे क्या मांगने वाला था। इबादत ने सवालिया नजरों से बहरोज खानजादा की तरफ देखते सोचा। बहरोज खानजादा ने जरा सी आंखें खोलकर इबादत के घबराए हुए चेहरे की तरफ देखा। मुझे एक टाइट हक दोगी? बहरोज खानजादा की फरमाइश पर इबादत की आंखें हैरत से बड़ी हुई। उसके सामने इस वक्त उसका महरम खड़ा था, जो उसकी मोहब्बत भी था, और मोहब्बत में जब महबूब एक इशारा ही मोहब्बत से कर दे तो सामने वाला अपना आप खुशी खुशी सौंप देता है। इस वक्त इबादत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहरोज खानजादा के मोहब्बत भरे एक इशारे पर उसने अपने कांपते हाथ आहिस्ता आहिस्ता बहरोज खानजादा की कमर पर रखे और उसके सीने से लग गई। बहरोज खानजादा के पूरे जिस्म में सुकून की लहर दौड़ गई। उसने सुकून से आंखें बंद करते इबादत की कमर पर बाजुओं का घेरा तंग किया और उसे खुद में भींच लिया। इबादत को भी एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने बहरोज खानजादा की कमर से बाजू निकालकर उसके गर्दन पर हायल कर दिए। बहरोज खानजादा ने अपने दहकते होंठ इबादत की दुधिया गर्दन पर रखे तो इबादत के जिस्म में करंट दौड़ गया। वो दोनों शिद्दत से एक दूसरे को साथ लगाए खड़े थे। बहरोज खानजादा इबादत की कमर पर ऊपर नीचे हाथ फेरते उसकी गर्दन पर जगह जगह होंठ रख रहा था। इबादत को आज अपना आप हारता महसूस हो रहा था। उसे आज बहरोज खानजादा के लम्स से सुकून सा मिल रहा था। बहरोज खानजादा ने इबादत के गले से दुपट्टा निकालकर सोफे पर उछाल दिया। अब इसकी दुधिया साफ शिफाफ गर्दन बहरोज खानजादा की आंखों के सामने थी। इबादत का पूरा जिस्म होले होले लरज रहा था। बहरोज खानजादा की मनमानियां उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। आज पहली बार वो बिना दुपट्टे के बहरोज खानजादा के सामने खड़ी थी। शर्म से उसकी पलकें उठने से इनकारी हो रही थी। बहरोज खानजादा शिद्दत से उसकी गर्दन पर बोसे देने लगा। इबादत ने दम साधे बहरोज खानजादा की शर्ट कंधों से पकड़कर मुट्ठियों में भींच ली। वो दोनों दुनिया जहां से बेगाना दूसरे पर अपनी मोहब्बतें निछावर कर रहे थे। इस वक्त इन्हें कोई
ہوش نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید حدوں کو پار کرتے بہروز خان دادا کے کمرے کا دروازہ بجا تو وہ دونوں چونک گئے۔ دونوں نے گھبرا کر ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تو عبادت کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو اور ڈر لیے بہروز خان دادا کی طرف دیکھا۔ بہروز کون آیا ہے؟ عبادت کو یہ بات ستانے لگی کہ اگر حویلی میں سے کسی نے رات کے اس پہر عبادت کو بہروز خان دادا کے کمرے میں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ حالانکہ وہ اس کا منقو تھا، لیکن رخصتی تو نہیں ہوئی تھی نا۔ یہی بات عبادت کے ڈر میں اضافہ کر گئی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم گھبراؤ نہیں، ڈریسنگ روم میں چلی جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ بہروز خان زادہ نے عبادت کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اسے پیار سے تسلی دی تو عبادت سر ہلا کر جلدی سے ڈریسنگ روم گھس گئی اور اندر سے لاک کر لیا۔ بہروز خان زادہ کو جب تسلی ہوئی کہ عبادت نے لاک کر لیا ہے تو وہ اپنے بال اور شرٹ ٹھیک کر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا، سامنے ہی روپ کھڑی تھی۔ بہروز خان زادہ نے خود کو کمپوز کرتے روپ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بہروز ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ روپ گزر رہی تھی تو اس نے بہروز خان زادہ کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو اسے پریشانی ہوئی۔ موم میں ٹھیک ہوں، بس سونے ہی لگا تھا۔ بہروز خان دادا نے ایک ہاتھ سے دروازہ پکڑا تھا جبکہ دروازہ تھوڑا سا کھول کر وہ خود کھڑا تھا کہ کہیں روپ اندر نہ آ جائے۔ چلو ٹھیک ہے، سو جاؤ، زیادہ دیر تک نہیں جاگنا، روپ نے مسکرا کر کہا تو بہروز خان دادا بھی مسکرا دیا۔ اوکے، شب بخیر، بہروز خان دادا نے مسکراتے کہا تو روپ بھی شب بخیر کہتی چلی گئی۔ بہروز خان دادا نے دروازہ بند کر کے لاک کیا، پھر گہرا سانس لیتے وہ ہنس کر ڈریسنگ روم کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر عبادت پریشانی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی۔ دل الگ خوف سے اچھل رہا تھا۔ عبادت، باہر آ جاؤ، بہروز خان دادا نے دروازہ نوک کر کے دھیمی آواز میں کہا تو عبادت نے کانپتے ہاتھ سے دروازہ کھول کر بہروز خان دادا کی طرف دیکھا جو محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عبادت کچھ دیر یوں ہی نظریں جھکائے کھڑی رہی، پھر اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ بھاگ کر ڈریسنگ روم سے نکلی اور صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا۔ بہروز خان زادہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کو پیچھے سے باہوں میں بھر لیا۔ عبادت کا ایک دم سانس رک گیا۔ بہروز خان زادہ اس کے کندھے پر دیوانہ وار چومنے لگا۔ بہروز، جانے دے پلیز، عبادت نے بے بسی سے کہا اور اپنا آپ چھڑوانے لگی، ایک شرط پر۔ بہروز خان زادہ نے عبادت کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا تو اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ کیسی شرط؟ بہروز خان زادہ تو آج عبادت سے اپنا آپ منوا رہا تھا۔ تو مجھے روز اسی طرح ٹائٹ ہگ دو گی؟ بہروز خان زادہ نے عبادت کے کندھے پر تھوڑی ٹکا کر شریر لہجے میں کہا تو عبادت کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ مجھے جانے دیں پلیز، عبادت کے لہجے میں التجا تھی۔ نہ اس نے ہاں کہا نہ کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن میری بات یاد رکھنا، مجھے روز تمہارے وجود سے سکون چاہیے اور تم بنا مزاحمت کیے مجھے سکون دو گی۔ بہروز خان زادہ کے لہجے میں اس وقت محبت تھی جسے عبادت نے محسوس کیا۔ اس نے بہروز خان زادہ کے ہاتھوں پر جو اس وقت اس کے پیٹ پر تھے اس نے آہستہ سے پیچھے کی اور جانے لگی۔ جب بہروز خان زادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اب تو بتا دو چائے میں کیا ملایا ہے؟ بہروز خان زادہ نے شرارت سے مسکرا کر کہا تو عبادت نے دانتوں تلے لب دبائے۔ نمک، عبادت نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو بہروز خان زادہ نے پہلے حیرت سے عبادت کی طرف دیکھا، پھر اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بہروز خان زادہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ عبادت نے اسے گھور کر دیکھتے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیز قدم لیتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے بہروز خان زادہ نے مسکرا کر ٹیبل پر پڑے چائے کے کپ کی طرف دیکھا جو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور دروازہ بند کر کے لائٹ آف کرتے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سکون اسے مل گیا تھا، اب اسے چائے کی قطعی طلب نہیں تھی کیونکہ آج وہ سمجھ گیا تھا اس کا سکون اس کی محرم عبادت کے پاس ہے۔ بہروز خان زادہ نے موبائل پر ٹائم دیکھا، فجر میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ الارم لگا کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ عبادت سیدھا اپنے کمرے میں آئی، دروازہ لاک کیا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر دوپٹہ اتار کر خود کو دیکھنے لگی۔ عبادت نے آنکھیں بند کر کے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا جہاں بہروز خان زادہ نے اپنے لمس چھوڑے تھے۔ کتنا خوبصورت احساس تھا، آج بہروز خان زادہ کے لمس میں محبت تھی، اس کے ہونٹوں میں نرمی تھی۔ وہ بڑے پیار سے عبادت کی گردن پر بوسوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ عبادت آنکھیں کھول کر پورے دل سے مسکرائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، پر آج نیند کہاں آنی تھی؟ نیند تو بہروز خان زادہ کی اتنی سی قربت سے ہی بھاگ گئی تھی۔ اب تو گہری رات تھی اور بہروز خان زادہ کا پیار بھرا لمس جسے وہ بڑھتی رات میں بار بار محسوس کر کے خود میں سمٹ رہی تھی۔ اور روپ سونے کے لیے لیٹی تو اس کے خیالوں میں آج حارب ہی بسا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کرتی تو حارب کا چہرہ دکھائی دیتا، گرد سے ہر جگہ حارب ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کبھی حارب کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے آتا تو کبھی حارب کی کالی آنکھیں جو اس کا دل دھڑکاتی۔ روپ جھنجھلا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔
پر حارب کی یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ حارب کی یادوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنا موبائل پکڑا اور حارب کو فون کرنے لگی۔ حارب کرم سے باتیں کر کے چھت سے ابھی نیچے آیا ہی تھا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹا تھا جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ حارب نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اروب کی کال تھی۔ اروب اسے اکثر اس وقت کال کر لیا کرتی تھی، یہ کہنے کے لیے کہ وہ صبح جلدی آ جائے۔ حارب نے یہی سوچا کہ اروب کو یہی کہنا ہوگا، اس لیے اس نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم اروب بی بی، آپ فکر نہیں کریں، میں صبح جلدی اور ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ حارب نے فون اٹھاتے ہی بنا اروب کی سنے کہہ دیا۔ حارب کی بات پر اروب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، میں نے تمہیں یہی کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ صبح جلدی آ جانا۔ اروب نے حارب کی بات کی تصدیق کی، پر اصل میں وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس نے حارب کو کیوں فون کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبح جلدی آ جاؤں گا، اب بہت وقت ہو گیا ہے، آپ سو جائیں، میں بھی سونے ہی لگا تھا۔ حارب نے گہرا سانس لیتے کہا تو اروب ایک دم سے اداس ہو گئی۔ حارب، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اروب کے لہجے میں اداسی تھی۔ حارب ایک دم چونک گیا۔ اگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ حارب کو یہ سب کیوں بتا رہی تھی؟ کوئی بات نہیں، آپ کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں تھی نا، آپ ایک کام کریں، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کریں، نیند آ جائے گی۔ حارب نے نرم لہجے میں کہا تو اروب چپ ہو گئی۔ دوسری طرف سے خاموشی پا کر حارب بھی خاموش ہی رہا۔ ہلو اروب بی بی، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ حارب نے اروب کو چپ دیکھ کر کہا۔ ہاں، میں سن رہی ہوں، چلو ٹھیک ہے، میں بھی سو جاتی ہوں، تم بھی آرام کرو۔ اروب کا لہجے نم تھا جو حارب نے صاف محسوس کیا، لیکن اس نے پوچھنا ٹھیک نہیں سمجھا اور شب بخیر کہہ کر فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی حارب تو سو گیا، لیکن اروب وہ سو نہ سکی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ پر اروب کی آنکھوں سے نیند روٹ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حارب سے بات کرے، حارب کو دیکھے، حارب کو سنے، لیکن حارب اس وقت اروب کی دسترس سے بہت دور تھا اور کسی اور کی امانت بھی۔ اروب کے دل میں جب جب کرن کا خیال آتا، اس کے دل میں آگ سی لگ جاتی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو میں نے کبھی حارب کے متعلق ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن جب آج اس کی منگیتر کو اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے برا کیوں لگا؟ کیوں میں حارب کو صبح سے سوچ رہی ہوں؟ کہیں مجھے حارب سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اروب نے بے بسی سے سوچا۔ آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، میں حارب سے کیسے محبت کر سکتی ہوں؟ وہ کسی اور کی امانت ہے، اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اروب نے خود کو تسلی دی۔ لیکن اگر مجھے حارب سے محبت ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے سوچ سمجھ کر تو محبت نہیں کی نا۔ ایک اور سوچ اروب کے ذہن میں آئی۔ اروب نے سر تکیے میں گرایا اور بے آواز رونے لگی۔ محبت نے اس کے دل پر دستک دے دی تھی، اسے حارب سے محبت ہو گئی تھی، اور اس بات کو ماننے میں اروب نے 24 گھنٹے بھی نہیں لگائے تھے۔ وہ حارب کے آگے ہار گئی تھی، وہ اپنا ہار گئی تھی، اپنا دل ہار گئی تھی، اسے حارب سے محبت ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ کل انہوں نے ملک فرحان کے گھر دعوت پر جانا تھا۔ آج کا دن تیاریوں میں ہی گزر جانا تھا۔ حسب معمول عبادت کچن میں سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن آج اس نے بہروز خان دادا کے لیے اسپیشل ناشتہ بنایا تھا۔ وہ بہروز خان دادا کے لیے آلو کے پراٹھے اپنے ہاتھوں سے بڑے پیار سے بنا رہی تھی۔ بہروز خان دادا جانتا تھا کہ عبادت آج اس کے لیے کچھ اسپیشل کرے گی، اس لیے وہ جان بوجھ کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا موبائل چلانے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبادت کچن سے نکلی اور اس نے ہچکچاتے ہوئے ایک پراٹھا بہروز خان دادا کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ بہروز خان دادا نے مسکرا کر پہلے پراٹھے کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی نظریں اٹھا کر عبادت کی طرف دیکھا، جو مسکرا کر اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کسی کا بھی دھیان ان کی طرف نہیں تھا، سب ناشتے میں مصروف تھے۔ بہروز خان دادا نے موقع دیکھ کر ایک آنکھ ونک کر دی تو عبادت نے گھبرا کر فوراً ادھر ادھر دیکھا، پر صد شکر کسی نے بھی بہروز خان دادا کی اس حرکت کو نہیں دیکھا تھا۔ عبادت نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر خود بھی ناشتہ کرنے لگی۔ صبا، مہر کیوں نہیں آئی ناشتے پر؟ جاؤ مہر کو بلا کر لاؤ، یوسف خان دادا نے پریشانی سے کہا، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ مہر ناشتے پر نہ ہو۔ یوسف، مہر کو کافی تیز بخار ہے، میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے ہی ناشتہ کروا کر میڈیسن کھلا دی تھی۔ صبا کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ صبا کی بات پر یوسف خان دادا نے صبا کو چونک کر دیکھا۔ مہر کو بخار ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ یوسف خان دادا کہتے ہی پریشانی سے اٹھا، جبکہ مصطفیٰ اس دوران خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ مہر کی خراب طبیعت کا سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن اس نے اپنا چہرہ اسپاٹ رکھا اور چپ چاپ سر جھکا کر آہستہ آہستہ ناشتہ کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سب حویلی والے مہر کے کمرے میں موجود تھے۔ مہر کا بخار ابھی بھی نہیں اترا تھا، وہ ابھی بھی تیز بخار میں پھک رہی تھی۔ یوسف خان زادہ کو پریشانی ہونے لگی۔ اس نے صبا سے ٹھنڈے پانی کا باؤل اور پٹیاں منگوائی
اور مہر کو پٹیاں کرنے لگا۔ سب پریشانی سے مہر کی طرف ہی دیکھ رہے تھے جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ مہر نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر سب کی طرف دیکھا۔ یوسف خانزادہ اس کے سرہانے بیٹھا اس کو پٹیاں کر رہا تھا۔ اس وقت وہاں حویلی کے سب افراد موجود تھے سوائے مصطفیٰ خانزادہ کے، اور یہی بات مہر کو چبھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر بالوں میں جذب ہو گئے۔ کیا ہوا ہے مہر؟ رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو، یوسف خانزادہ نے مہر کے آنسوں سے تڑپ کر کہا۔ ایک ہی تو اولاد تھی ان کی، وہ اسے کیسے روتا تڑپتا دیکھ سکتے تھے؟ یوسف خان زادہ کے پیار سے پوچھنے پر مہر مزید سسکنے لگی تو سب حویلی والے بھی پریشان ہو گئے۔ الفت اور محبوب خان زادہ نے ایک دوسرے کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ شاید وہ کچھ سمجھ گئے تھے مہر کے رونے کی اصل وجہ کیا تھی، لیکن وہ دونوں چپ تھے کیونکہ محبوب خان زادہ کو مصطفیٰ نے قسم دے رکھی تھی کہ وہ مہر کا رشتہ اس کے لیے نہیں مانگیں گے۔ اس لیے محبوب خان زادہ اب اس معاملے میں بے بس تھا۔ بابا، مجھے ملک عویس سے شادی نہیں کرنی۔ مہر کے منہ سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ سب اس کی بات سمجھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ علینا کے چہرے پر حیرت اور غصہ تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ کو اس سے شادی نہیں کرنی تو ہم یہ بات یہیں پر ختم کر دیں گے، لیکن پلیز آپ رو نہیں، اور نہ ہی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یوسف خانزادہ کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس کے بیمار ہونے کی اصل وجہ یہی ہے۔ شاید وہ ساری رات پریشان رہی تھی، اس وجہ سے صبح بخار میں پھک رہی تھی۔ یوسف خانزادہ نے مہر کو تسلی دی تو مہر کے دل کو کچھ سکون سا ملا۔ سب حویلی والے سمجھ گئے تھے کہ مہر کیا چاہتی ہے۔ سب ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ رہے تھے، خاص کر محبوب خانزادہ اور الفت کی طرف، اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ وہ موقع کی نزاکت دیکھ کر صبا اور یوسف سے پھر رشتے کا سوال کریں گے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہ الفت کچھ بولی، نہ ہی محبوب خانزادہ نے دوبارہ رشتے کی بات کی، اور یہ بات صبا اور یوسف خانزادہ کے دل کو کافی لگی تھی۔ صبا تو خود دل سے چاہتی تھی کہ مہر کی شادی مصطفیٰ سے ہو جائے تاکہ مہر ساری زندگی اسی حویلی میں رہے، اس کی آنکھوں کے سامنے، لیکن مہر خود انکار کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ محبوب خانزادہ اور الفت سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر آگے پیچھے چپ چاپ کمرے سے نکل گئے۔ ان کا رخ اب سیدھا مصطفیٰ کے کمرے کی طرف تھا۔ مصطفیٰ خانزادہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جب محبوب خانزادہ اور الفت اس کے کمرے میں آئے، عبادت بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی۔ ارے بابا، آپ کچھ کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ مصطفیٰ خان زادہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ جب کمرے میں آگے پیچھے وہ تینوں داخل ہوئے، ایک پل کے لیے مصطفیٰ ان تینوں کو اکٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، کام ہی کچھ ایسا تھا، ہمیں خود چل کر آنا پڑا، محبوب خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا تو مصطفیٰ چپ سا ہو گیا۔ دیکھو مصطفیٰ، میں جانتا ہوں تم نے مجھے قسم دے رکھی ہے کہ میں اب دوبارہ مہر کا رشتہ نہ مانگوں، لیکن بیٹا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مہر اب اپنے انکار پر پچھتا رہی ہے۔ اس نے ملک عویس سے شادی کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں ایک بار پھر یوسف خانزادہ اور صبا سے بات کروں۔ محبوب خانزادہ نے مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، بابا میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے اس متعلق اب کوئی بات نہیں کرنی۔ پہلے میرے ہی کہنے پر آپ لوگ رشتہ لے کر گئے تھے، اب میں ہی آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے مہر سے شادی نہیں کرنی۔ مصطفیٰ کا لہجہ کافی حد تک سنجیدہ تھا۔ اس کے انکار پر محبوب خانزادہ اور الفت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لیکن لالا، مہر خانی کافی بیمار ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے اب راضی ہو جائیں گی، کیونکہ ملک عویس حویلی میں ہم سب میں سے کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا۔ عبادت کے لہجے میں مہر کے لیے محبت چھلک رہی تھی۔ وہ بے شک مہر سے ناراض تھی کہ اس نے اس کے لالا کے لیے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ سب ایک ساتھ پلے بڑے تھے، ایک دوسرے کے لیے پیار ان کے دلوں میں آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حویلی میں سے کسی کو ملک عویس پسند نہیں آیا، اس لیے اب سب چاہتے ہیں کہ مہر کی شادی مجھ سے ہو جائے، مصطفیٰ خانزادہ نے جتلاتے ہوئے انداز میں کہا تو عبادت ایک دم چپ ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، ایسی بات ہی ہے بابا، آپ لوگ پلیز میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ میں نے جب ایک بار کہہ دیا ہے کہ مجھے مہر سے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، پلیز آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی مت کریں۔ میں نے آپ کو قسم دی تھی کہ آپ لوگ مہر کا رشتہ اب دوبارہ نہیں مانگیں گے۔ آج میں آپ کو ایک اور قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے اس متعلق دوبارہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے۔ مصطفیٰ خان زادہ نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا اور تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ حارب اور اروب اس وقت گاڑی میں تھے۔ اروب پیچھے بیٹھی حارب کو ہی دیکھی جا رہی تھی، جبکہ حارب کا سارا فوکس ڈرائیونگ پر تھا۔ حارب، کرن چلی گئی کیا؟ اروب نے یہ سوچ کر پوچھا کہ وہ ہاں کہے گا تو وہ شکر ادا کرے گی، لیکن حارب کا جواب سن کر اروب کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ نہیں، وہ کیوں جائے گی؟ اس کے ایگزام ختم ہو گئے ہیں اور ویسے بھی اب اسے ساری زندگی یہیں رہنا ہے۔ کرن کا ذکر کرتے حارب کے چہرے پر جو چمک تھی وہ چمک اروب کو تیش دلا گئی۔ یکم
अरूप का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हारिब गाड़ी रोको। अरूप ने गुस्से से नत्थे फुलाकर कहा नथने फुलाकर कहा तो हारिब ने नासमझी से बैक मिरर से अरूप की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। लेकिन अभी तो यूनिवर्सिटी काफी दूर है। हारिब ने नासमझी से कहा तो अरूप को मजीद गुस्सा आ गया। मैंने कहा गाड़ी रोको। अरूप ने चिल्ला कर कहा तो गाड़ी ने उसे एक नजर तो हारिब ने उसे एक नज़र बैक मिरर से देखकर साइड पर गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी अरूप ने पिछली साइड का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से उतर गई। हारिब इसे उतरता देख खुद ही गाड़ी से निकल आया। अरूप सड़क के किनारे चलने लगी। हारिब उसके पीछे चलने लगा। क्या मसला है आपके साथ? यूं बीच सड़क गाड़ी क्यों रुकवा दी आपने और किधर जा रही हैं? हारिब ने अरूप के पीछे चलते अपना गुस्सा जब्त करते कहा। उसे अरूप की बचकाना हरकत पर गुस्सा आ रहा था जो बिला वजह गाड़ी रुकवा कर सड़क पर टहल रही थी। तुमसे मतलब मैं जो मर्जी करूं, जहां मर्जी जाऊं, तुम्हें कौन सा मेरी फिक्र है? अरूप ने बिना पीछे मुड़े चुबा चुबा कर कहा। फिक्र है तो आपके पीछे आ रहा हूँ, वरना मेरी बला से आप जहां मर्जी जाती, जो मर्जी करती। हारिब ने साफ गोई की। नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ते। अरूप ने रुक कर पीछे मुड़कर नम आंखों से कहा और बात मुकम्मल करके पीछे से चलने लगी। मैंने कब आपको अकेला छोड़ा? अरूप की बातें हारिब के सर से गुजर रही थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। और हारिब अरूप के आंसू निकलकर बकायदा गालों पर लड़के। आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और प्लीज गाड़ी में बैठे, इस तरह सड़क पर मत चलें। हारिब ने झुंझला कर कहा। मेरी बातें तुम्हें कहाँ समझ में आएंगी? तुम तो अपनी मंगेतर की जबान समझते हो ना? अरूप के लहजे में कांच की चुभन थी। हारिब ने एक पल के लिए चौंक कर अरूप की तरफ देखा। इन सब बातों में किरण कहाँ से आ गई? और आप गाड़ी में बैठ रही हैं या मैं सरदार साईं को फोन करूं? हारिब ने उकताकर गुस्से से धमकी दी। किरण हमारी बातों में नहीं, वो बकायदा हमारे बीच आ गई है। सुना आपने? अरूप ने मुड़कर हलक के बल चिल्ला कर कहा तो हारिब ने ठटक कर अरूप की तरफ देखा। क्या मतलब? हारिब को कुछ कुछ समझ आ रहा था। अरूप क्या कहना चाहती है? उसका उसका दिल अनजाने खौफ से कांपा। इतने भी बच्चे नहीं हो जो मेरी बात का मतलब ना समझ सको। अरूप ने आंसू पोंछते कहा। वाकई हारिब बच्चा तो नहीं था जो अरूप का लहजा न समझ सकता, जो आज उसकी बदली आंखें, उसका बदला रवैया न समझ सकता। वो अरूप जिसके चेहरे पर हारिब को देखते ही नागवारी आ जाती थी, आज इन आंखों में मोहब्बत के दीप थे। हारिब ने परेशानी से माथा मसला। अरूप किस राह पर चल पड़ी थी? किरण ने उसे कल बताया तो था वो दोनों एक दूसरे से मंसूब है। फिर अरूप क्यों हद से बड़ी? और सबसे बड़ी बात, उनके स्टेटस में कितना फर्क था। फिर अरूप ने कैसे अपने जज्बात कंट्रोल नहीं किए? अरूप हारिब के रूबरू खड़ी दारो कतार रो रही थी और हारिब अभी भी सदमे में था। मतलब कल रात किरण ने जो कहा वो 100% दुरुस्त निकला। अरूप हारिब में इंटरेस्टेड थी। हारिब ने खुद को कंपोज करते गहरा सांस लिया। आप चल रही हैं या मैं सरदार साईं? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। अरूप ने हारिब की बात काटते उसका गिरेबान पकड़े कहा। हारिब ने हैरत से अरूप की तरफ देखा। उसे अरूप से खौफ महसूस होने लगा। अरूप की आंखों में हारिब के लिए मोहब्बत छलक रही थी। तुम अपनी कजन से कहो वो वापस चली जाए, मैं तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरूप ने बेबसी से कहा। हारिब शॉक्ड कैफियत में अरूप की तरफ देखे जा रहा था। मैं नहीं जानती हारिब ये सब कैसे हुआ, पर यही सच है, मुझे तुमसे मोहब्बत। बस। उससे पहले अरूप बात मुकम्मल करती हारिब की गरजदार आवाज ने उसे खामोश करवा दिया। हारिब ने अपने गिरेबान से अरूप के हाथ झटके। मैं मजीद एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। पिछले 10 मिनटों से मैं आपकी हरकतें और बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मजीद मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हारिब ने उंगली उठाकर गुस्से से सुर्ख आंखें लिए कहा तो अरूप चुप सी हो गई। चुपचाप गाड़ी में बैठे, मैं आपको यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। किरण घर पर मेरा इंतजार कर रही है। हारिब ने अरूप का हाथ पकड़कर उसे खींचते के अंदाज में गाड़ी तक ले जाने लगा। किरण के नाम पर अरूप की आंखों में मिर्चियां भरने लगी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। नहीं जाना मुझे कहीं भी, ना यूनिवर्सिटी ना हवेली, जब तक तुम मुझसे ये वादा नहीं करोगे कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही खड़ी रहूंगी। फिर चाहे बाबा साईं को फोन करो या किसी और को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरूप के लहजे में कुछ तो था कि हारिब एक बार फिर से ठटक गया। उसे अरूप के अंदाज और अतवार से मजीद खौफ महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अरूप को कैसे समझाए कि जो रास्ता उसने चुन लिया है वो सरासर गलत है। अरूप, तो हम्बल से मेरी बात सुनो, ये गलत है। आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं हो सकता। मैं 2 सालों से किरण से मंसूब हूँ, और सबसे अहम बात, मैं उसे पसंद करता हूँ। हारिब की आखिरी बात पर अरूप के अंदर छन से कुछ टूटा। पसंद करते हो, मोहब्बत तो नहीं करते ना?
मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अरूप फूट फूट कर रोने लगी। हारिब ने उसे बेबसी से देखा। अच्छा आप यूनिवर्सिटी चलें, लेट हो रहा है। हारिब ने जानबूझकर बात घुमाई। पहले मुझसे वादा करो तुम सिर्फ मेरे हो। अरूप ने 2 कदम चलकर हारिब के करीब होते कहा, नहीं अरूप बीबी, मैं आपको झूठी आस नहीं दिला सकता। मैं किरण से मंसूब हूँ। बेशक मुझे वो पसंद है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। मैं उसे आस की डोरी थमा चुका हूँ और अब पीछे नहीं हट सकता। आप अभी से अपने जज्बात पर काबू रखेंगी तो बेहतर होगा, वरना आगे चलकर मसला आप ही को होगा। इसलिए बेहतर होगा आप अभी से पीछे हट जाएं। हारिब ने अरूप की आंखों में आंखें डालकर एक एक लफ्ज पर जोर देते कहा तो अरूप को लगा हारिब उसके अंदर से उसकी सांसें खींच रहा है। नहीं हारिब, मैं पीछे नहीं हट सकती। मैं अपनी मोहब्बत पाकर रहूंगी। तुम सिर्फ अरूप के हो। रही बात किरण की मोहब्बत की, तो जाओ जाकर अपनी मंगेतर से पूछो क्या वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है कि तुम्हारे लिए मर जाए। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी हार सकती हूँ। अरूप ने आखिरी बात हारिब का चेहरा हाथों के प्याले में भर कर कहा। हारिब दम साधे अरूप के लफ्जों पर बुत बना खड़ा था। तुम बाबा साईं की फिक्र मत करना हारिब, इन्हें मैं मना लूंगी। बाबा साईं तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वो कभी भी तुम्हारे लिए मना नहीं करेंगे। अरूप को लगा कि हारी के बलाज खानदादा से ज्यादा कि हारिब शायद बलाज खानदादा से खौफ खा रहा है। हाल हारिब के माथे पर बल पड़े। उसने झटके से अरूज के हाथ अपने चेहरे से हटाए। मैंने आपकी बहुत बकवास सुन ली। अब बेहतर यही होगा आप चुपचाप गाड़ी में बैठें और मैं आपको यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। और अगर आपको यहीं खड़े रहना है तो आपकी मर्जी। 5 मिनट है आपके पास। मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट में नहीं आई तो मैं आपको यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। हारिब का लहजा सच था। उसने अपनी बात मुकम्मल की और गाड़ी में जाकर बैठ गया। अरूप पीछे सुन खड़ी हारिब को देखती रह गई। वो हारे हुए कदमों से चलती गाड़ी तक आई और पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। इसके बैठते ही हारिब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हारिब ने गुस्से से जबड़े भींचे हुए थे। उसका बस नहीं चल रहा था अरूप को कुछ कर दे। अगर अरूप की जगह कोई और होता तो यकीनन हारिब ने उस लड़की का हशर बुरा कर देना था। अरूप सारे रास्ते सिसकती रही। हारिब ने उसकी हिचकियों को मुकम्मल नजरअंदाज किया और ड्राइविंग करता रहा। पर ड्राइविंग के दौरान वो एक फैसला कर चुका था। मैं नाराज हूँ तुमसे। इबादत महर के पास बैठी थी जब उसके मोबाइल पर मैसेज भी बजी। बहरोज खान दादा का टेक्स्ट था जिसे पढ़कर इबादत को हैरत हुई। कोई वजह तो होगी नाराजगी की। इबादत ने हल्का सा मुस्कुरा कर रिप्लाई किया, वजह नहीं वजूहात। बहरोज खान दादा ने रिप्लाई किया, चलें कोई एक वजह ही बता दें। इबादत के चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। आज पहली बार बहरोज खान दादा और वो मैसेज पर बात कर रहे थे। मुझे सुकून चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिला। बहरोज खान दादा के रिप्लाई पर इबादत को बहरोज खान दादा की कल रात की यही बात याद आई। उसने कल रात इबादत से कहा था कि उसे रोज इबादत के वजूद से सुकून चाहिए। बहरोज खान दादा का रिप्लाई पढ़कर इबादत के दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पास लेटी महर की तरफ देखा जो नींद में जा चुकी थी। अब उसका बुखार काफी हद तक उतर चुका था, लेकिन इबादत उसके पास ही उसकी देखभाल के लिए बैठ गई थी। बहरोज खान दादा के रिप्लाई पर इबादत सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। 5 मिनट है तुम्हारे पास, मेरे कमरे में आओ और अगर तुम नहीं आई तो कभी मत आना। इबादत की तरफ से खामोशी पाकर बहरोज खान दादा ने फिर से मैसेज किया, जिसे पढ़कर इबादत परेशानी से होंठ काटने लगी। वो कश्मकश में पड़ गई जाए कि ना जाए। फिर गहरा सांस लेते वो उठकर खड़ी हुई। इसके कदम बहरोज खान दादा की कमरे की तरफ उठ रहे थे। लेकिन इबादत को डर भी लग रहा था। कल तो रात थी, सब सो रहे थे। अब तो दोपहर का वक्त था, हवेली में चहलकदमी थी। ये भी ना रात तक का इंतजार नहीं कर सकते। इबादत मुंह में बुड़बुड़ाई और बहरोज खान दादा के कमरे के बाहर खड़ी होकर उसने तसल्ली करने के लिए इधर उधर देखा। जब उसे तसल्ली होगी कि वहां कोई नहीं है तो इसने दरवाजे की नोट पर हाथ रखकर उसे घुमाया तो दरवाजा खुल गया। इबादत जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो बहरोज खान दादा कमरे के वस्त में खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। दोनों की नजरें मिली। बहरोज खान दादा तेजी से चलता इबादत की तरफ बढ़ा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपने साथ लगाकर दूसरे हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। इबादत का टी डाल की तरह बहरोज खान दादा के चौड़े सीने से जा लगी। बहरोज खान दादा ने दोनों बाजू उसकी कमर में हायल करके गहरा तंग किया। इबादत ने भी बहरोज खान दादा की शर्ट को सीने से मुट्ठियों में भींचा और उसके साथ चिपक गई। कितनी ही देर वो दोनों एक दूसरे को साथ लगाए खड़े रहे। इबादत के होंठ बहरोज खान दादा की गर्दन को छू रहे थे, जबकि बहरोज खान दादा के होंठ इबादत के कंधे पर थे। सुबह से कहाँ थी तुम? बहुत मजा आता है मुझे तड़पा कर। बहरोज खान दादा ने इबादत के कान में सरगोशी की। बहरोज, आपसे एक बात पूछूं? इबादत ने बहरोज खान दादा की बात को नजरअंदाज करते हिचकिचा कर कहा। वो अभी भी बहरोज खान दादा के सीने से लगी थी। हाँ पूछो।
बहरोज खान दादा ने उसके खुले बालों में उंगलियां चलाते मोहब्बत भरे लहजे में कहा, आप तो किसी और से मोहब्बत करते थे ना। इबादत की बात पर बहरोज खान दादा की आंखों के पर्दों पर बहला का चेहरा लहराया। उसने एकदम इबादत को बाजुओं से थाम कर खुद से अलग किया तो इबादत ने हैरत से बहरोज खान दादा की तरफ देखा, जिसकी आंखें खून से गुस्से से खून छलक रही थी। इबादत को यकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गलत वक्त पर गलत सवाल पूछ बैठी। बहरोज खान दादा सर्द आंखों से इबादत की तरफ ही देख रहा था, जो कांपते दिल से बहरोज खान दादा के सामने सर झुकाकर खड़ी थी। बहरोज खान दादा ने एक नज़र उसके झुके सर की तरफ देखा और एक उसीली निगाह इस पर डालकर कमरे से निकल गया। इबादत ने भीगी आंखों से उसे जाते देखा। उसने तो महज एक सवाल किया था जो उसका हक था, पर शायद बहरोज खान दादा को इबादत का सवाल करना बुरा लगा था, इसलिए वो बिना जवाब दिए जा चुका था। लेकिन अगर उसे बुरा लगा था तो वो इबादत को डांट देता, उससे लड़ लेता, यूं मुंह मोड़ कर तो मत जाता। इबादत तो पहले दिन से ही उसकी मोहब्बत में अपना आप हार बैठी थी, लेकिन बहरोज खान दादा के अचानक इस पर मोहब्बत में लुटाने पर इबादत के दिल में 100 सवाल उठ रहे थे। इसलिए उसने बिना सोचे समझे बहरोज खान दादा से सवाल कर लिया। इबादत ने अपनी उंगलियों की पोरों से आंसू साफ किए और खुद भी बहरोज खान दादा के कमरे से निकल गई। महर का बुखार काफी हद तक ठीक हो गया था, पर मुस्तफा ने एक बार भी उसका हाल अहवाल नहीं पूछा और यही एक बात महर को बार बार सता रही थी। उसे लगा था मुस्तफा उसकी खराब तबीयत का सुनकर तड़पेगा और उसके पास उसे देखने आएगा, पर मुस्तफा ने आना तो दूर महर को देखा तक नहीं। महर अपने बेड पर चित लेटी बेआवाज रो रही थी। यूसुफ खान दादा पिछले 5 मिनट से उसके सर पर खड़ा था, पर महर इस कदर मुस्तफा के ख्यालों में गुम रोने में मसरूफ थी, जैसे यूसुफ खान दादा के आने का पता ही न चला। यूसुफ खान दादा उसे बेसुध पड़ा देख अंदर ही अंदर तड़प रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो अपनी बेटी की आंखों से सारे आंसू समेट ले। यूसुफ खान दादा ने आंखों के कोने से आंसू साफ किया और महर के करीब बेड पर बैठ गया। महर ने एकदम चौंक कर यूसुफ खान दादा की तरफ देखा। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उठकर बैठ गई। तबीयत कैसी है? यूसुफ खान दादा ने महर का माथा छूकर बुखार चेक करते कहा। ठीक हूँ, महर ने हल्की आवाज में कहा तो यूसुफ खान दादा ने बगौर उसके मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखा। महर, आपके दिल में जो भी बात है मुझसे करो, मुझे अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। यूसुफ खान दादा ने महर के सर पर हाथ रखते उसे यकीन दिलाते कहा। यूसुफ खान दादा के लहजे में बाप का प्यार छलक रहा था। महर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसका जब्त यूसुफ खान दादा की बात पर जवाब दे गया था। यूसुफ खान दादा ने उसे रोने दिया। बाबा, मुझे मुस्तफ़ा, महर इश्कियों से रो रही थी। उसके मुंह से लफ्ज़ टूट कर निकल रहे थे, पर यूसुफ खान दादा ने जब महर के मुंह से मुस्तफ़ा का नाम सुना तो वो समझ गया कि महर क्या कहना चाह रही है। बाबा, मुझे मुस्तफ़ा से महर की समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे अपने दिल की बात यूसुफ खान दादा के सामने रखे। लेकिन यूसुफ खान दादा उसका बाप था, वो समझ गया कि उसकी बेटी क्या चाहती है। यूसुफ खान दादा ने गहरा सांस लिया और महर के सर पर हाथ फेरा। आपने दिन बलाज लाला को इनकार क्यों किया था? यूसुफ खान दादा को यह सवाल 2 दिन से तंग कर रहा था। यूसुफ खान दादा के सवाल पर महर ने सर उठाकर हिचकी लेते यूसुफ खान दादा की तरफ देखा। मुझे दादो साईं ने बोला था मुस्तफ़ा के असली बाबा अच्छे नहीं थे। मुस्तफ़ा भी इनके जैसा ही निकलेगा। मैं इसीलिए डर गई और मैंने इनकार कर दिया। महर के मुंह से लीना का क्या किया दरा सुनकर यूसुफ खान दादा का पारा चढ़ गया। गुस्से से उसकी रगें तन गई। महर, आपने एक बार अपनी मॉम से या मुझसे तो पूछ लिया होता। आप जानती हैं मुस्तफ़ा अच्छा लड़का है, आपके लिए हो ही नहीं अच्छा लड़का आपके लिए हो ही नहीं सकता। जब बलाज लाला ने रिश्ता मांगा तो मुझे यही डर था आप इनकार ना कर दो, और आपने वही किया। लेकिन मैं ये नहीं जानता था आप मामा के पीछे लगकर इनकार करोगे। यूसुफ खानज़ादा अपना गुस्सा कंट्रोल करते महर को समझाने लगा, जब महर को खुद अपने किए पर पछतावा हो रहा था। खैर, अब जो होना था हो गया। मैं बलाज लाला से इस मुतालिक बात करता हूँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं है महर जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकले। मुस्तफ़ा की परवरिश हमारे हाथों हुई है, हमें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, और मुस्तफ़ा पर भी। मुस्तफ़ा का बाप बद किरदार था, पर मुस्तफ़ा के किरदार की गवाही मैं देता हूँ। यूसुफ खानज़ादा की बातों पर महर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वाकई मुस्तफ़ा की परवरिश इस हवेली में हुई थी, सब बच्चों के बीच महर के साथ। मुस्तफ़ा डब की आंखों के सामने पला बड़ा था।
मुस्तफ़ा सबकी आंखों के सामने पला बढ़ा था, फिर वो कैसे अपने बाप की तरह बदकिरदार निकल सकता था। आप फिक्र नहीं करो, मैं बलाज लाला से बात करता हूँ, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। मुस्तफ़ा का दिल तो दुखा है, 2 दिन से मैंने इसमें बदलाव देखा है। वो अपने काम से काम रख रहा है, उसे तुम्हारा इनकार सुनकर तकलीफ तो हुई। मैं मुस्तफ़ा से माफ़ी मांग लूंगा। यूसुफ खानदादा की बात काट कर महर जल्दी से बोली तो यूसुफ खानदादा ने सर हिलाकर उसके सर पर थपकी दी और पुरसोच अंदाज में कमरे से निकल गए। उसे अपनी बेटी की वीरान आंखें देखकर होल उठ रहे थे। आज उन्हें एहसास हो गया था महर की खुशी मुस्तफ़ा है। हारिब ने अरूब को हवेली छोड़कर गाड़ी पार की और खुद पैदल घर की राह ली। हारिब मेरी बात तो सुनो। अरूब उसके पीछे भागी। दिमाग तो ठीक है आपका, इस तरह मेरे पीछे भागकर क्यों अपना और मेरा तमाशा बनवाना चाह रही हैं? हारिब ने दबे दबे गुस्से से कहा तो अरूब को एहसास हुआ कि वो हवेली से बाहर खड़े हैं। हारिब मैं मर जाऊंगी, अरूब ने रोते हुए कहा तो हारिब ने गहरा सांस लिया। आपका जो दिल करता है वो करें, बस मेरी जान छोड़ दें। हारिब ने दो दो टोक अंदाज में कहा और तेज कदम लेता वहां से चल पड़ा। अरूब ने भीगी आंखों से उसे खुद से दूर जाते देखा। हारिब सीधा घर आया, लेकिन आज उसका मूड काफी खराब था। वह अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठा और सर हाथों में थाम लिया। जिस दिन हशमत अली ने उसे अरूब की जिम्मेदारी सौंपी थी, हारिब ने उसी दिन हशमत अली से कहा था कि वो ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, पर हशमत अली ने कहा कि इन्हें अपने पोते पर पूरा यकीन है। हारिब की बात का मतलब हशमत अली समझ चुका था, लेकिन उन्हें अपने पोते पर मान था, जिसे हारिब ने हरगिज नहीं तोड़ा। लेकिन आज अरूब की आंखों में खुद के लिए शिद्दतें देखकर हारिब वाकई परेशान हो गया था। उसने कभी भी अरूब के मुतालिक ऐसी सोच नहीं रखी, ना ही कभी उसे किसी और नज़र से देखा था। बेशक अरूब उससे बदतमीजी कर जाती थी, पर हारिब हमेशा उसे एहतराम भरी नजरों से ही देखता था। किरण हारिब के लिए पानी लेकर आई तो वो सर हाथों में गिराए परेशान बैठा था। हारिब तबीयत ठीक है? सर में दर्द है? सर में दर्द तो नहीं? किरण ने पानी का गिलास हारिब की तरफ बढ़ाते पूछा। नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर आराम कर लूं। हारिब ने पानी का गिलास पकड़कर संजीदगी से कहा तो किरण उसे एक नजर देखकर कमरे से चली गई। तभी हशमत अली दोपहर के खाने के लिए घर में दाखिल हुए। हशमत अली की आवाज़ सुनकर हारिब कुछ सोच में कर इनसे बात करने की घर से बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम दादा साईं। हारिब ने हशमत अली को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आ गए अरूब बेटी को छोड़कर? हशमत अली ने सहन में रखी चारपाई पर बैठते पूछा। जी दादा साईं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हारिब ने बगैर किसी तमहीद के बात शुरू की। किरण ने आकर हशमत अली को पानी का गिलास पकड़ाया और फिर से किचन में चली गई। वो और जरीना दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। हाँ बोलो। हशमत अली ने पानी पीकर गिलास साइड पर रखा। दादा साईं, किरण के एग्जाम्स हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ आप हमारा निकाह कर दें। हारिब ने बिना हिचकिचाहट के कहा। किचन में खड़ी किरण ने जरीना तक हारिब की आवाज़ बखूबी पहुंची थी। किरण के चेहरे का रंग पल में गुलाबी हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ जी से मशवरा कर लूँ, फिर निकाह की तारीख रख लेते हैं। हशमत अली खुद भी चाहता था दोनों बच्चों का निकाह हो जाए, क्योंकि वो अब एक घर में रह रहे थे और हशमत अली नहीं चाहता था कि कोई भी इन पर उंगली उठाए। जी बेहतर, हारिब ने गहरा सांस लेते कहा। किचन से खाना लाती किरण ने एक बार नजर हारिब की तरफ देखा। हारिब की नजरें भी किरण पर उठी। दोनों की नजरें मिली। किरण की धड़कनों ने शोर बर्पा कर दिया। हारिब ने हल्का सा मुस्कुराकर किरण की तरफ देखा तो शर्म से किरण की निगाहें झुक गईं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।